हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 36 और रफाल का जो केस है वो कितना सेंस बनाता है। तो Su-30 MKI जो है वो डेफिनेटली बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स की, और सुपर सुखोइज में अपग्रेड होने के बाद डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर उस डिज़ाइन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो Su-27 का ही एक वेरिएंट है, और जो Su-27 का डिज़ाइन है वो 1970s का है। डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल एयरक्राफ्ट है। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स लगने के बाद जो स्लो स्पीड की कंट्रोलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है उस एयरक्राफ्ट में। फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा कैरी करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर क्योंकि डिज़ाइन 1970s का है तो मॉड्यूलर नहीं है, यानी कि उसमें मेंटेनेंस करने में काफ़ी सारा समय जाता है। तो जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती जा रही हैं। क्लोज रेंज में तो करीबन 95% के ऊपर किल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, और BVR रेंजेस में ये चीज़ बढ़ रही है मीटियोर जैसी मिसाइल्स के आने के बाद। तो जो सुपर मनोरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आने वाले 5 या 10 साल तक और चलने वाला है। उसके बाद से ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज़ करने के बाद आपको स्लो स्पीड परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाती है, साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट है वो जल्दी स्टॉल नहीं होता है। पर जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी एनर्जी भी उतनी तेज़ी से लूज़ करता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा वेट भी आ जाता है थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल को ऐड करने के बाद, और एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी आ जाती है। तो गन फाइट में आपको एडवांटेज मिल सकता है। पर आजकल जो क्लोज रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडली हो गई हैं। तो ये जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगने वाले मनूवर्स हैं, ये आजकल की डेडली शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के सामने काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये मिसाइल्स फास्ट भी हैं और उससे भी ज़्यादा मनूवरेबल हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल को टेक्नोलॉजी होने के बाद भी यूज़ नहीं किया। तो एक थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के होने की वजह से आप Su-30 MKI को इनविंसिबल नहीं बोल सकते। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है मॉड्यूलर डिज़ाइन की, ताकि जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी आसान रह सके, और जो अवेलेबिलिटी है एयरक्राफ्ट की वो मैक्सिमम मेंटेन करी जा सके। साथ में मॉड्यूलर होने की वजह से डिज़ाइन जो अपग्रेड है फ्यूचर के वो करने में आसानी हो। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है सिचुएशनल अवेयरनेस के बेटर होने की। तो जितनी बेटर आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, आप उतने बेटर तरीके से अपने एक्यूरेट वेपन्स को फायर कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो आपकी टीम है उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। तो बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए आपको बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, और उनको बचाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स चाहिए, ताकि उनको जैम ना किया जा सके। और ये सब होने के बाद आपको बेटर डेटा फ्यूजन चाहिए, ताकि पायलट के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाए और वो कंफ्यूज ना हो, ताकि अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सके। तो पास्ट में हम ज़्यादातर मैकेनिकल परफॉर्मेंस पे रिलाय करते थे, अब हम मैकेनिकल परफॉर्मेंस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और कोशिश करी जा रही है जो एयरक्राफ्ट हम यूज़ करें वो मैकेनिकली सिंपल हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस आसान हो और सर्विस लाइफ ज़्यादा हो, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उतने ही सोफिस्टिकेटेड हो। तो जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि रफाल, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो तो बेहतरीन है ही, साथ ही जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। इवन जो उसके सस्टेन टर्न रेट और इंस्टेंटेनियस टर्न रेट के नंबर्स हैं वो Su-30 MKI से भी बेटर हैं। साथ ही साथ मॉड्यूलर डिज़ाइन है तो मेंटेनेंस काफ़ी इजी है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इस पूरी बात का मतलब ये था कि जो Su-30 MKI है उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। आपको रफाल जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट चाहिए। तो जो ओरिजिनल 126 MMRCA की डील थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, पर 36 रफाल को लिया गया। तो अब जो MMRCA 2.0 या फिर MRFA कंपटीशन का जो प्रोग्राम है जिसमें 114 एयरक्राफ्ट लेने हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है फ्यूचर प्लेटफॉर्म को लेने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 36 और रफाल लेने चाहिए। तो इसके पक्ष में काफ़ी सारी बातें आती हैं। पहला ये कि हम पहले से रफाल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो 36 और रफाल को ऑपरेशनलाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आसान होगी, क्योंकि आप पहले से ही रफाल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट स्पेयर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तीसरा ये कि वो थोड़े सस्ते पड़ेंगे क्योंकि पहले रफ़ाल डील में जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ लगानी थी वो लग गई हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में क्या जाता है। ओरिजिनल MMRC की डील से हमको 126 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, यहाँ पर 36 ले लिए गए हैं। अगर 36 और लिए जाते हैं तो टोटल 72 रफ़ाल हो जाते हैं हमारे पास। तो फिर अगर हमने 72 रफ़ाल ले लिए तो 114 MRFA का फ़ायदा क्या, उसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी 72 एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है ओरिजिनल 126 में से। तो MRFA डील में आप क्या डिमांड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि रफ़ाल डील में आपको कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई। तो अगर आप 36 और लेते हैं ये भी बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही होगा, और साथ में जो MRFA की डील है उसको भी ये अफेक्ट करेगा। तो आप 72 रफ़ाल को ऑपरेट करेंगे बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के, बिना उसकी प्रोडक्शन लाइन के। तो जो ओरिजिनल MMRCA का मोटिव था वो तो कहीं से फुलफिल नहीं हुआ। तो ये एक डायलेमा है जो एयरफोर्स के पास ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर रफ़ाल लेने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो एक ऑप्शन है जहाँ पर विन विन सिचुएशन आती है, वो ये कि MRFA के अंतर्गत 114 रफ़ाल लिए जाएं और जो प्रोडक्शन लाइन है उसको इंडिया में शिफ्ट कराया जाए टेक्नोलॉजी के साथ, पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और जो पास्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पर जो नेगोशिएशन है वो इतना खींचा था पहली MMRCA डील में, वो भी एक पॉइंट है जो इंडियन एयरफोर्स को परेशान करेगा। वहीं पर साब की बात करें तो वो अपना घर बार देने को तैयार है, पर उनके साथ परेशानी ये है कि उनके एयरक्राफ्ट में काफ़ी फॉरेन एलिमेंट लगे हैं, तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएंगे। तो वो भले ही यहाँ पर आके कंपनी खोल दें या कुछ भी कर दें, जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो साब नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको और भी ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखा जाए तो इसका कोई बहुत जल्द सॉल्यूशन निकल कर सामने नहीं आ रहा है, और जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो और जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।